हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम एमपीपीएससी का ही जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं एई का 2016 का, उसका पार्ट नंबर 4 है ये। दिस इज़ पार्ट नंबर 4। और इसमें मैं आपको 31 से 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। हुआ तो इससे भी ज़्यादा, अगर टाइम रहा तो इससे भी ज़्यादा करवा दूंगा मैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन नंबर। 31st क्वेश्चन नंबर ये रहा। 31 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.02 मोल एसिटिक एसिड एंड 0.02 मोल सोडियम एसिटेट, है ना। तो और इन्होंने पी ऑफ के क्या दे रखा है, 4.74। चलो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 31, है ना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस, उस पर आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और कोशिश करिए कि इस वीडियो को 2x पर देखने की कोशिश करो आप। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो, इसने जो सबसे पहले दिया हुआ है वो एक दिया हुआ है पी के, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.34, राइट। 4.74, सॉरी, 4.74, 4.74, है ना। और जो NaCH3 C जो इसने दे रखा है वो दे रखा है 0.02 मोल, है ना। और एसिटिक एसिड दे रखा है CH3COOH जो दे रखा है वो भी दे रखा है 0.02 मोल, है ना। ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो क्या होता है कि जो कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है वो होता है K इज इक्वल टू H प्लस इंटू सोडियम एसिटेट, है ना। सोडियम एसिटेट होता है NaCH3COO डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड, ठीक। ये इसकी पूरी इक्वेशन होती है। अब इसमें क्या है कि मैं अगर इसको इस तरफ ले जाकर दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, है ना, या दोनों तरफ इसमें ही लॉग ले लेता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी कि ये हो जाएगी लॉग के इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैंने दोनों तरफ, यहाँ पे भी लॉग ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया है, तो ये हो जाएगी लॉग ऑफ H प्लस NaCH3COO डिवाइडेड बाय CH3COOH, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। अब क्या होता है कि जब मैं दोनों तरफ लॉग लिया मैंने, तो ये मल्टीप्लाइड में है यहाँ पे और डिवाइड में, तो लॉग पहले मल्टीप्लाइड में देखेंगे तो क्या होगा, लॉग ए बी, है ना। लॉग ए इंटू बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक। तो बस यहाँ पे मैंने वही प्रॉपर्टी का यूज करा है। इसको मैं लिख रहा हूँ लॉग के इज इक्वल टू लॉग एच प्लस आई एन प्लस लॉग ब्रैकेट में NaCH3COO डिवाइडेड बाय CH3COOH, ठीक है। ये है। अब मैंने इसमें दोनों तरफ नेगेटिव साइन तरफ मल्टीप्लाइड कर दिए हैं। दोनों तरफ नेगेटिव साइन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस माइनस ले लेता हूँ, यहाँ भी माइनस ले लेता हूँ, और प्लस की जगह ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। तो ये जो टर्म है हमारी, ये टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म होगी, ये होगी पी एच होता है ना, ये पी एच ही कहलाता है, ठीक है। लॉग के इसने यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है पी के, ये जो लॉग के है, ये क्या टर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा पी के ए, ठीक है। जैसे ये पी एच हो जाएगा वैसे ये पी के हो जाएगा, ठीक है। तो पी के ए इज इक्वल टू पी एच, है ना, माइनस log 10 ऑफ NaCH3COO डिवाइडेड बाय CH3COOH, ऑल राइट। अब इन दोनों के इसने हमें वेट दे रखा है कि कितना इसका मोल है और कितना इसका मोल है,
ऑलराइट, तो दोनों का मोल इसने सेम दे रखा है 0.002 0.02 है ना, तो ये भी 0.02 है, ये टर्म भी 0.02 है, ठीक है, और ये टर्म भी 0.02 मोल है, ठीक है। तो दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1। और log 1 कितना होता है, log 10 बेस 1 कितना होता है 0। तो ये टर्म पूरी हो जाएगी 0, ये पूरी टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ पी के ए इज इक्वल टू पी एच। ऑलराइट, ये टर्म बचेगी। अब पी के ए कितना दे रखा है उसने, वो दे रखा है 4.74। हेंस 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 पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.74। अब हमें पता है कि पी ओ एच कितना होता है, पी ओ एच जो होता है पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू कितना होता है 14, है ना। तो पी एच हमें पता है, तो पी ओ एच यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा 14 माइनस 4.74। तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 9.26। हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। 9.26 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, 9.26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following method is used to estimate the flush discharge on high water marks left over in the past? है ना, कौन सी मेथड है जो यूज करी जाती है फ्लश डिस्चार्ज मेजर करने के लिए ऑन हाई वाटर मार्क्स, है ना, लेफ्ट ओवर इन द पास्ट। अब इसमें से कौन कौन सी इसने मेथड दे रखी है, ऑप्शन है नहीं हमारे पास, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है इसका आंसर स्लोप एरिया मेथड होनी चाहिए। स्लोप एरिया मेथड यूज करते हैं हम, है ना, जो पास्ट के लिए निकालने के लिए, पास्ट में डिस्चार्ज निकालने के लिए जो मेथड यूज करी जाती है वो स्लोप एरिया मेथड करी जाती है, जिससे कि हम पास्ट मार्क्स से हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से स्लोप एरिया मेथड होना चाहिए, बट ऑप्शन कौन से हैं अब ये यहाँ पे आइडिया नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेनफोर्स आरसी रेनफोर्स कंक्रीट आरसी कॉलम विद सिलेंडरनेस रेशो ग्रेटर देन 12। अगर ग्रेटर देन 12 से ज़्यादा सिलेंडरनेस रेशो है ना, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 12 है, तो क्या होगा, वो लॉन्ग कॉलम होगा। हेंस दिस इज द राइट आंसर, ये सही आंसर है यहाँ पर, दिस इज द राइट आंसर। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 33, है ना, सिलेंडरनेस रेशो कॉलम में क्या होता है, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसका ये एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। अब लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आर कैसे निकालते हैं, ये एल है, ये अनसपोर्टेड लेंथ है। आर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ आई बाय ए। आई क्या है, एम आई ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन, कौन सा हमारा सेक्शन है, और ए है एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ द सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर बोलें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑलराइट, ये यहाँ से निकाल सकते हैं हम। अगर लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 12 होती है आरसी में, तो ये लॉन्ग कॉलम कहलाता है, ठीक, और लेस देन 12 होती है तो ये शॉर्ट कॉलम कहला लेता है, ठीक। ऐसा ही लेमडा की वैल्यू लेस देन 3 होती है तो ये पेडेस्टल कहलाता है आरसीसी के में। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड पेडेस्टल। अब इसमें एक कंसिडरेशन और करा जाता है, वो आप मुझे बताएंगे, अगर आपको याद है, नहीं है तो फिर मैं आगे कभी बताऊंगा, कि जैसे इसमें हम
लेमडा को इसमें हम एज्यूम करते हैं लेमडा एल बाय आर, है ना, ये पैरामीटर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ऐसे ही एक पैरामीटर और होता है वॉल के लिए। क्या पैरामीटर होता है? पेडेस्टल के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन वॉल के लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं हम? जैसे हमने यहाँ पे 12 लिया है, पेडेस्टल के लिए 3 लिया है, तो वॉल के लिए हम कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं? उसमें लेंथ यूज़ करते हैं कि उसमें हाइट यूज़ करते हैं कि उसमें थिकनेस यूज़ करते हैं? इसको आपको ज़रूर देखना है। ये इस साल क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, वॉल के ऊपर, कि वॉल कब कब हम उसे वॉल बोलेंगे, जब लेमडा कितने नंबर से ज़्यादा होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? यूज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ओ इज, है ना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ओ बताना है कि कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ है ओ पर, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और एरिया उन्होंने दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, ऐसा कुछ दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये 10 का लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3 मीटर्स है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 4.24 मीटर्स। ठीक है, ये वाली लेंथ है। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक कट लगाता हूँ जिसको मैं एंगल देता हूँ थीटा। सिमिलरली इधर भी मैं एक कट लगाता हूँ जिसको सेम एंगल रहेगा, थीटा ही थीटा रहेगा, क्योंकि ये बीच में है। ऑलराइट, तो ये थीटा अगर मुझे निकालना है तो थीटा कैसे निकालेंगे? साइन थीटा हम ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर होगा नहीं, तो मुझे एंगल चेंज करना पड़ेगा। मैं उससे भी जा सकता हूँ, दूसरी तरीके से भी जा सकता हूँ, कॉस के उससे भी जा सकते हैं हम। ठीक है, बट इतनी माथाफोड़ी नहीं करने से अच्छा है कि जरा सा चेंज लगेगा और काम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एंगल को थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, ये एंगल को थीटा कंसिडर कर लेता हूँ। तो साइन थीटा हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4.24। ठीक है, तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 0.3 डिवाइडेड बाय 4.24, तो ये आ रहा है 0.707। ठीक है, ये 0.707 कितना होता है? ये होता है साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, 0.707, तो थीटा की क्या वैल्यू? थीटा निकल कर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा इज इक्वल टू पी के एल अपॉन ए ई। ठीक है, के की वैल्यू हम देख लेंगे अभी क्या होता है, पी। अब दोनों मेंबर में, इसका मैं मेंबर का नाम दे रहा हूँ ए। अच्छा, उन्होंने दे रखा है क्या कुछ? उन्होंने, देखते हैं उन्होंने क्या दे रखा है, ए ओ एन बी। यहाँ पर ओ दे रखा है और इसको बी दे रखा है। ठीक है, तो एक टेबल बनेगी छोटी सी और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मेंबर, फोर्स पी, है ना, फोर्स ड्यू टू के मतलब यूनिट लोड के कारण उसकी लेंथ, और ए ई। ठीक है, यहाँ पर मैं निकाल लूँगा डेल्टा, दैट इज पी के एल अपॉन ए ई, यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेंबर है ओ ए एंड नेक्स्ट मेंबर है ओ बी। सिमेट्री है तो दोनों में फोर्स सेम आएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, सिमेट्री है। ठीक है, तो जितना फोर्स पी में आएगा, जितना फोर्स ए ओ में आएगा, उतना ही फोर्स ओ बी में भी आएगा। तो निकाल लेते हैं फोर्स कितना आएगा। अगर जॉइंट मेथड से भी जाएं तो इजीली निकल जाएगा। इक्विलिब्रियम लगा दें, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ये जॉइंट ओ है, ये 10 है, और ये एंगल 45 डिग्री है। हाँ, तो ये टेंशन में आएंगे दोनों, इसमें टेंशन आएगा दोनों में, दोनों में टेंशन आएगा। और यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2p साइन 45 इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी, कितनी होगी फटाफट कर लेता हूँ। साइन 45 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है, p की वैल्यू आ रही है 0.707 किलो न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 यूनिट लोड अगर मैं यहाँ लगा दूँ, यूनिट लोड के लिए भी कैलकुलेट कर लो। यूनिट लोड क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही निकालना है, नीचे ही निकालना है, तो हमें नीचे ही लगाना पड़ेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा है। तो जब मैं अगर इसके लिए निकालने जाऊँगा
तो ये हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 2k साइन 45 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो k की वैल्यू निकल के आएगी 0.07 ये निकल कर आ जाएगी। बस रख देते हैं दोनों में, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ आ रहा है 7.07, यहाँ आ रहा है 0.07 और लेंथ है 4.24 मीटर्स में, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखी है इसने, और तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी है ना, 0.707 और 4.24। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ऊपर की टर्म फटाफट से। 7.07 इंटू 0.707 इंटू 4.24 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, है ना। और एरिया इसने दे रखा है हमें, एरिया गिवन है 100 और इलास्टिसिटी ई गिवन है 2 इंटू 10⁵ ऑल राइट, हो गया, कैलकुलेट हो गया, है ना। तो टोटल डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा Δ1 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं Δ2, ठीक है, Δ2। तो ये Δ1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7.07 इंटू 0.707 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय ए हमें दे रखा है इसने 100 mm² इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देना, क्योंकि उसने जो ई की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है न्यूटन पर mm² में, है ना। और इसको मीटर को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, mm में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये Δ1 है। सिमिलरली ये भी Δ2 भी सेम रहेगा 0.07 इंटू 0.707 इंटू 4.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 10⁵। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 पॉइंट, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट होकर आ रहा है, जब हम यहाँ पर Δ1 प्लस Δ2 कर देंगे तो ये जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये आ रहा है 2.11, है ना। तो 2 पॉइंट ये कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, ऑल राइट, दिस इज द राइट आंसर। Δ1 प्लस Δ2 कर देंगे तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As per Indian standards IS 800/2007 with respect to serviceability and when the transverse stiffeners are not provided, the d/tw ratio of the web should be less than or equal to। देखो ट्रांसवर्स स्टिफनेस कब हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब d/tw का रेशो क्या होगा। तो इसमें देखो क्या होता है कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, राइट, क्वेश्चन नंबर 35, रस क्वेश्चन नंबर 35, है ना। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टिफनेस में, जैसे इसको याद कर लो आप, d/tw जब लेस देन 85 रहेगा तो नो स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड, नो वर्टिकल स्टिफनर्स या फिर स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड। पहली बात तो ये हो गई, इसको याद कर लो। व्हेन d/tw इज ग्रेटर देन 85 तो ये हो जाएगा ओनली वर्टिकल स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड, ओनली वर्टिकल स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड, है ना। किसके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, टू प्रिवेंट वेब बकलिंग ड्यू टू डायगोनल कॉम्प्रेशन, ठीक है। डायगोनल कंप्रेशन के कारण जो वेब इसके लिए हम ये वाला स्टिफनर लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट, जब d/tw व्हेन d/tw इज ग्रेटर देन 200, है ना, तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड और ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड। हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स
stiffeners are provided to prevent buckling of web, है ना, ड्यू टू बेंडिंग compressive stress, बेंडिंग compressive स्ट्रेस, ठीक है। और एक 8.0 8.2 डी 0.2 डी फ्रॉम द compression फ्लेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन डी बाय टी डब्ल्यू रेशो इज ग्रेटर देन, जब डी बाय टी डब्ल्यू रेशो 250 से भी बड़ा हो जाएगा तो फिर एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड वन मोर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एट न्यूट्रल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, स्टिफनर एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, टू प्रिवेंट द shear बकलिंग ऑफ वेब, है ना, टू प्रिवेंट द shear बकलिंग। ये शेयर आ रहा है, यहाँ भी जो डायगोनल कंप्रेशन हो रहा है इसमें भी ड्यू टू शेयर ही हो रहा है, टू प्रिवेंट द शेयर बकलिंग ऑफ वेब, ठीक। और जब व्हेन डी बाई टी डब्ल्यू रेशो इज ग्रेटर देन 400 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सेक्शन को हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ वेब है, हाँ, डी जो है ये डेप्थ ऑफ वेब है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ रिवर सैंड वॉइड रेशियो ऑफ डेंसेस्ट स्टेट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें पता ही है कि क्या होता है। देखो आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100, अगर हमें परसेंटेज में शो करना है तो। देखो डेंसेस्ट स्टेट है मतलब ई मिनिमम इसने दे रखा है, डेंस स्टेट में वॉइड रेशो सबसे कम होता है और लूज स्टेट में वॉइड रेशो सबसे ज़्यादा होता है, तो बस वही बात है यहाँ पर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 और ये है आईडी के ऊपर, आईडी इज इक्वल्स टू ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ठीक, इनटू 100। किस में कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं हम। जो ई मैक्सिमम 1.24 और 1, ठीक है, 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 0.4, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8, तो हो जाएगा 25%, ठीक। अब इसमें भी आप टेबल दे रखी है डेंसिटी इंडेक्स की कि कौन सी सॉइल कितनी डेंस होती है, कब कितनी डेंस होती है, इसको ध्यान, इसकी टेबल आप याद कर लेना, 0 to 15, 15 to 30, वो जो टेबल है 35 की जो टेबल है वो। डेंसिटी इंडेक्स सिर्फ सैंड के लिए लगाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कोर्स सॉइल के लिए लगाया जाता है। चलो आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे कितना, किसके लिए कितना, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कितना होता है, सर्कल के लिए कितना होता है, ट्रायंगल के लिए कितना होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। हाँ, तो इसके लिए जो रेक्टेंगल के लिए होता है वो होता है 3/2
है ना, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2 ऑफ वी एवरेज, ठीक है। और अगर शेयर स्ट्रेस में कैलकुलेट करना, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2 इंटू टाउ ऑफ एवरेज। टाउ एवरेज कैसे निकलेगा, वी एवरेज डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। ये टाउ एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो 3/2 ये लगा देना, इजीली निकल कर आ जाएगा। साथ ही साथ आपको रेक्टेंगल का निकालना है, ये तो रेक्टेंगल का है, याद किस किस का रखना है, ट्राइंगल का, है ना, ट्राइंगल का। चलो बता देता हूँ यार, ये भी बता ही देता हूँ, फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आई थिंक ये। क्वेश्चन नंबर 37 है। देखो जो रेक्टेंगल के लिए होता है, रेक्टेंगल के लिए जो टाउ मैक्सिमम होता है वो होता है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एट न्यूट्रल एक्सिस पर ये होता है। अब जब वहीं ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो ट्रायंगल में क्या होता है, जो टाउ मैक्सिमम होता है वो होता है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज 8, है ना, h/2, h/2, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है और अगर इसकी टोटल डेप्थ h है तो यहाँ पे कहीं पे ये h/2 पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है, ठीक। और वहीं पे अगर हमें एट न्यूट्रल एक्सिस बतानी है, एट न्यूट्रल एक्सिस बतानी है तो वो होता है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ कहीं से पास होती है, ठीक है, जो कि h/3 होती है। यहाँ पर ये क्या होती है, h/3 होती है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं उसके बारे में, सर्कल, फॉर सर्कल टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। और ये भी मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एट न्यूट्रल एक्सिस। और डायमंड सेक्शन के लिए भी देख लेते हैं। फॉर डायमंड सेक्शन, डायमंड, ये टाउ मैक्सिमम जो होगा वो होगा 9/8 ऑफ टाउ एवरेज एट, कहाँ पर होगा, एट h/8 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये कुछ आईएमपी फॉर्मूलेज हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनके शेप याद करके जाना, आई सेक्शन का याद करके जाना कि आई सेक्शन में कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करके जाननी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन, इन्होंने टिक करा है ऑलवेज, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम और ऑल, ये कुछ रॉन्ग टिक करा इन्होंने, यहाँ पे रॉन्ग टिक है ये, इसका आंसर ये रॉन्ग है। देखो वो पूछ रहा है कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, है ना, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, के ये ऑलवेज किस, तो जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है, जब भी जैसे कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसको दो, वो उसके 2 टाइम रहते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी अगर स्टार्ट हो रही है तो उसके 2 टाइम रहते हैं, एक तो कितनी अर्ली वो स्टार्ट हो गई है और कितनी लेट वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो एक तो इसका होता है EST, ठीक है, और एक होता है इसका LST के कितनी जल्दी स्टार्ट हो रही है और कितनी लेट स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली इसका भी यही रहता है, ठीक। तो अब वो बोल रहा है कि जो LST है ना, इसका क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि ये LST कितना होगा, ठीक है। अब जो ये LST जो होगा ये तभी, ये कितना होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, ये वाला LST हमेशा ज़्यादा होगा किसके, जो इसके पीछे वाली एक्टिविटीज़ हैं उसके, ठीक है। तभी तो वो ज़्यादा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि LST, क्योंकि जब तक ये एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाती, ये वाली एक्टिविटी, ये जो यहाँ से यहाँ तक वाली एक्टिविटी है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक ये आगे बढ़, ये वाली शुरू नहीं हो सकती, है ना। तो जब पहले ये खत्म होगी तो मतलब पहले इसका LST आएगा, उसके बाद इसका LST आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी बराबर भी हो जाए, लेकिन ये वाला LST हमेशा ज़्यादा होगा। लेट से अगर ये I है और ये J है, तो LST ऑफ J इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू LST ऑफ I, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप, ये होता है, ना कि आगे का, ये पीछे का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर
38 था, जो इसका सही आंसर ये होना चाहिए। ऑप्शन नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, बाकी जो ऑप्शन ठीक है वो गलत ऑप्शन है, आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, एन एनारोबिक रिएक्टर operated at 35 degree centigrade treats wastewater with a flow of 200 meter cube per day with a biological soluble COD ना BCOD BSCOD if 500 milligram 500 ग्राम पर मीटर क्यूब एट 90% ऑफ BOCD रिमूवल, है ना, रिमूवल दे रहा है वो एट इतना इतना रिमूवल दे रहा है वो, है ना, एंड बायोमास सिंथेसाइज इज 0.05 0.04 volatile suspended solids per gram biological soluble COD used, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ COD कंज्यूम्ड। बहुत ईजी है, कितना अमाउंट ऑफ COD कंज्यूम्ड हुआ है तो इसने क्लियर बता रखा है, यहाँ पे क्लियर दे रखा है 90% BCOD इज रिमूवल। तो जितना रिमूव हुआ है वही तो यूज़ हुआ है ना, है ना, तो वही यूज़ हुआ है, जो रिमूव हुआ है वही तो यूज़ हुआ है, तो हमको 90% निकाल देना है। किसका निकालना है, जो ऑर्गेनिक लोडिंग हमने दी है, कितनी ऑर्गेनिक लोडिंग हम दे रहे हैं 200 मल्टीप्लाइड बाय, ऑर्गेनिक लोडिंग हम कितनी दे रहे हैं 200 मल्टीप्लाइड बाय 500, बस ये ऑर्गेनिक लोडिंग हम दे रहे हैं, ये ऑर्गेनिक लोडिंग है इसकी, ऑर्गेनिक लोडिंग। ठीक, अब ये ग्राम में है तो ये मैं इसे कर देता हूँ 10⁻³ ये केजी में मैंने कर दिया इसे, तो ये जो निकल कर आएगा वो होएगा 10,000 kg पर डे इंटू 10⁻³ ठीक है, -3 से कितना हो जाएगा 1 2 3 एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे और 90% रिमूव हो रहा है, इसने क्लियर दे रहा है 90% रिमूव हो रहा है, तो 100 इंटू 0.9 कर देंगे, तो हेंस 90 इज द करेक्ट आंसर। 90 जो COD कंज्यूम्ड हुआ है केजी पर डे, है ना, 90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे देखो। अब वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप इज इक्वल टू, वाटर कितनी रिक्वायरमेंट है क्रॉप की, ये क्वेश्चन नंबर है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40 कि वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है क्रॉप की, तो ऑब्वियसली कंजम्प्टिव यूज प्लस एप्लीकेशन कितना हमने अप्लाई करा है उसको कितना रिक्वायर्ड है, प्लस हमने कितनी एप्लीकेशन में लॉस हुआ है उसका कन्वेंस लॉस, और इसके अलावा प्लस क्या कि कितना स्पेशल नीड्स फॉर लैंड प्रिपरेशन, है ना, लीचिंग के लिए जैसे कि कितना रिक्वायर्ड है ना, ट्रांसप्लांटेशन के लिए कितना रिक्वायर्ड है, ये सब। तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप ये जो इन्होंने ऑप्शन लगाया है वो सही है ना, हेंस दिस इज द ये राइट आंसर है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। सो आज के लिए बस इतना करते हैं, अगली बार से हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट से, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो आई होप आपने एंजॉय करा होगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।